नमस्कार दोस्तों। मार्केट डिलाइट में फिर से आपका स्वागत है। आपको जैसे पता है कि हम लोग का स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स कोर्स का ये चौथा पार्ट है और पूरा सीरीज को सबसे पहले देखने के बाद ये वाला जो लेसन है, लेसन नंबर 4 देखने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? तो आज जो लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेसिक फिनेंशियल टर्म्स की। ज़्यादा डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, उसका क्या काम है और कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं उसी के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन और ये सब चीज़ तो कहीं पे भी मिल जाएगा और आप अगर कहीं पे गूगल भी नॉर्मल भी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट कहाँ पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन प्रॉपर यूज कैसे करना है, कहाँ पे यूज करना है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। करेक्ट? तो ये थोड़ा लंबा सीरीज होने वाला है, तो मैं डिसाइड किया है कि उसको दो पार्ट में मैं उसको डिवाइड कर दूं। सबसे पहला पार्ट में क्या रहेगा, आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन और एंटरप्राइज वैल्यू, उसके ऊपर बात करेंगे, डिफरेंस क्या है और कैसे यूज करना है हम लोग को। दूसरा में हो गया आपका डेप्ट और प्लेस परसेंटेज के ऊपर। ठीक है ना? तो और तीसरा वाला जो हो गया बैलेंस शीट कैसे स्टडी करना है, मतलब जो भी पूरा डाटा पॉइंट है, डाटा पॉइंट के ऊपर कैसे काम करना है हम लोग को। और चौथा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैसे काम करना है, कैसे उसमें डिसीजन मेकिंग करना है। ठीक है? और ये जो चार है वो आज का जो वीडियो है 4 नंबर पार्ट के ऊपर ही बात होगा। इसके इसके इसी वीडियो में ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है? और पूरा हम लोग जो भी वेब ब्राउज़र में जाके ही काम काम करेंगे, और इस स्लाइड में तो होगा नहीं क्योंकि वो पूरा थ्योरेटिकल हो जाएगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको, अब भी बोर हो जाओगे और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है? तो उससे बेटर कि हम लोग पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे कैसे काम होता है और मतलब कैसे हम लोग को डिसीजन लेने में ये सब मदद करता है। ओके? और 5 नंबर पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग का जो इंक्लूड रहेगा, आपका कैश फ्लो रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग और बाकी सब एफआई और डीआई होल्डिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और सातवां हो गया कि डिविडेंड कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है? ये वाला ये जो चीज़ है ये 5 नंबर पार्ट में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इंक्लूडिंग जितने जैसे कि मतलब बिना स्लाइड के बिना रहेगा, डायरेक्ट हम लोग ब्राउज़र में जाके स्क्रीनर या जो भी होता है वेबसाइट में जाके बात करेंगे। राइट? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले वाला जितना 3 पार्ट का वीडियो है, 3 लेसन है, उसको पढ़ भी लीजिए। और मार्केट डिलाइट का जो हम लोग का ये प्लेलिस्ट है, किसी दोस्त के साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हो, सो दैट उनको भी मदद मिल सके और वो लोग भी सीख सके। ठीक है? और आपका कमेंट का मेरे को इंतज़ार रहेगा, चाहे वो क्वेरी हो, चाहे वो फीडबैक हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, या कहीं पे मेरा इम्प्रूवमेंट करना है, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है? तो डायरेक्टली दोस्तों चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ब्राउज़र पे। तो ये हम लोग आ चुके हैं हम लोग का ब्राउज़र पे, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे कि हम लोग का जो भी अभी फिनेंशियल टर्म है उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करें अपना इन्वेस्टमेंट में। ठीक? सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे, आपको पता ही होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे इन्फोसिस का एक एग्जांपल लिया। तो इन्फोसिस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,85,169 करोड़ रुपीज़। ठीक है? तो उसमें क्या होगा, कंपनी का साइज़ के बारे में पता चल जाएगा ऑब्वियसली। और इसमें जो भी कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या मिड कैप है, पता चल जाएगा। तो आपको अगर पता करना है कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला जो भी है उसको देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला तो नहीं, इसके लिए कोई भी हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आपके खुद के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा लार्ज कैप है, कौन सा स्मॉल कैप है। बट आज पर आवर अजम्पशन, आपको एक चीज़ याद रखना है इसमें कि 5,000 से 20,000 करोड़, इतना ही खाली आपको याद रखना है। 5,000 से 20,000 करोड़ जो है वो मिड कैप है। करेक्ट? और 20,000 के ऊपर जो है वो लार्ज कैप हो जाएगा, और जो 5,000 से नीचे है वो स्मॉल कैप हो जाएगा। ठीक है? ये वाला आपको मतलब कभी भी कोई बोलता है कि मिड कैप के ऊपर अभी रैली आने वाला है या स्मॉल कैप के ऊपर रैली आने वाला है, तो उसी हिसाब से आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि मिड कैप कोई बोला है मतलब वो 5,000 से 20,000 करोड़ के अंदर ही है। राइट? और उसके नीचे जाएगा तो स्मॉल कैप, और जैसे बोला कि ऊपर, उसके ऊपर जाएगा 20,000 के ऊपर जाएगा तो वो लार्ज कैप हो जाएगा। ठीक है? और जब भी रैली आता है, जैसे कि अभी मंदी चल रहा है, ये वाला एक तो मैं बता रहा हूँ कि जब भी मंदी चलता है तो जब रैली आता है सबसे पहले लार्ज कैप में ही रैली आता है। ठीक है? उसके बाद मिड कैप में आता है, फिर उसके में स्मॉल कैप में आता है। लेकिन जब गिरता है, जब मतलब फॉल आता है, सबसे पहले स्मॉल कैप में ही आता है।
और उसके बाद मिड कैप में, उसके बाद लार्ज कैप में। तो इसीलिए बोलते हैं कि लार्ज कैप इज़ अ सेफर इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो उसका कुछ भी, हम लोग यहाँ पे कोई डेफिनेशन का बात तो करने आए नहीं, हम लोग को सीखना है कि कैसे हम लोग को यूटिलाइज करना है, राइट। तो आपका जो भी पोर्टफोलियो का कुछ वैल्यू है, जो भी जैसे कि आप एफडी में जैसे पैसा रखते हो, उस हिसाब से आपको कुछ वैल्यू जो भी लार्ज कैप में लगा देना चाहिए, लार्ज कैप में एलोकेशन रहना चाहिए, सो दैट उसमें आपको रिस्क का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का जो मार्केट कैप का कहानी। मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम लोग को यहाँ पे पता चल गया, मतलब इन्फोसिस एक लार्ज कैप कंपनी है। सिंपल सा बात है, जैसे आपको मतलब देखने से पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ दिस, कितना साइज का कंपनी है, राइट। उसका बाद हम लोग चलते हैं जो एंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर। एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है? ये होता है रियल वैल्यू। ठीक है ना। जैसे कि और दूसरा वाला बात क्या है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसमें आपका जो करंट प्राइस इसमें इन्वॉल्व रहता है, करंट प्राइस का जो टर्म है इन्वॉल्व रहता है, जो कि फ्लक्चुएटिंग है, राइट। तो करंट प्राइस फ्लक्चुएट करेगा तो ऑब्वियसली मार्केट कैप भी फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है। और उसके हिसाब से आपका एंटरप्राइज वैल्यू जो होता है वो रियल वैल्यू होता है, जो रियल असेट होता है उसका, जो अगर सच में कंपनी को बेचा जाए तो कितना मिलने वाला है, दैट इज योर एंटरप्राइज वैल्यू। और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है ना, फ्लक्चुएटिंग होता है, उसी हिसाब से वो आपका जो भी इन्फोसिस कभी आगे चला जाता है तो इन टीसीएस नीचे रह जाता है, या टीसीएस अभी तो ऑब्वियसली टीसीएस आगे है, 10 लाख करोड़ का कंपनी है, और टीसीएस और रिलायंस के बीच में जैसे कंपटीशन लगा रहता है कि फर्स्ट एंड सेकंड का। ऐसे ही जैसे कि एचडीएफसी बैंक को टेक ओवर कर लिया, सॉरी ओवरकम कर लिया, जो आगे बढ़ गया बोलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर इन द केस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। बट जो अगर एंटरप्राइज वैल्यू देखा जाए वो मे भी उसका नीचे हो सकता है, बट आज पर तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो तो वो मतलब थोड़ा सा कम हो या ज़्यादा हो, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ही बाकी जो इन्वेस्टर्स है उसको कंपनी का साइज परखते हैं, करेक्ट। तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो भी फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो मैं इसमें लिख दिया भी हूँ। आपका अगर नंबर ऑफ़ शेयर के साथ आपका करंट मार्केट प्राइस अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता है। तो करंट मार्केट प्राइस फ्लक्चुएटिंग है बोल के मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की वाले बात नहीं है, 3 चीज़ सीखना था। एक हो गया ये वाला कि कितना बड़ा कंपनी है कैसे पता चल जाएगा, कैसे हम लोग उसको सेगमेंटेशन करेंगे। और तीसरा चीज़ जो है उसको मैं बोलने वाला हूँ कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन और एंटरप्राइज वैल्यू के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है देन इट्स गुड, करेक्ट। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे 14,000 करोड़ का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लगभग जैसे कि 2% के आसपास का काम हो रहा है। ठीक है ना, 14,000 करोड़ टू मतलब वही 10% से 10 to 15% के बीच में डिफरेंस हो रहा है। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो दिक्कत है, हम लोग को देखना है कि कहाँ पे हम लोग को ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो ये वाला बात अलग है, यहाँ पे कोई उतना बड़ा डिफरेंस है नहीं, और ज़्यादा डिफरेंस होगा तो हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पोजीशन लेने के लिए सोचना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग का रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से वो फेवर नहीं करेगा। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मार्केट कैपिटलाइजेशन का कहानी। तो दूसरा पे चलते हैं, दूसरा जो सेकंड नंबर पॉइंट, डेट और प्लेस परसेंटेज। इसमें हम लोग को सीखना क्या है? डेफिनेशन तो है ही, आपको पता ही है डेप्ट क्या होता है, प्लेस परसेंटेज क्या होता है, बस इसमें हम लोग को पोजीशन कैसे लेना है वो मैं बता रहा हूँ। डेप्ट में क्या करता है, डेप्ट जो होता है इसमें कंपनी को इंटरेस्ट आता है, राइट, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन प्लेस परसेंटेज में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ऑब्वियसली कंपनी चाहेगी थोड़ा सा प्लेज रख के आपका जो प्लेज रख के शेयर कुछ पैसा उठा ले, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर इसमें प्लेज परसेंटेज ज़्यादा होता है, दो चीज़ का प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे पहले मार्केट में जो सेंटीमेंट है कंपनी के प्रति, जो ट्रस्ट है थोड़ा सा डाउन हो सकता है। ठीक है, उसका ऊपर जो रेपुटेशन है थोड़ा सा डाउन हो सकता है। दूसरा चीज़, इन्वेस्टर के लिए क्या प्रॉब्लम होता है, अगर प्लेस परसेंटेज जो प्लेस शेयर है उसको प्लेस रखने के बाद जो पैसा कंपनी को मिलता है वो अगर सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करेगा, ठीक है,
तो दिक्कत हो सकता है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ एक बार आप नोट कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको डिस्क्रिप्शन में जो जो बुलेट पॉइंट्स है उसको मैं लिख दूँगा, सो दैट आपको कभी पढ़ने के लिए बैठो तो उसको पढ़ पाओ। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा सा पेन पेपर यूज करें, सो दैट कि इंटरेक्टिव हो हम लोग का सेशन, राइट। तो प्लेस परसेंटेज का वही बोला था कि अगर जैसे कि येस बैंक का जैसा नहीं होना चाहिए, कंपनी अपना शेयर प्लेस रख के कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरी जगह वो उसको एक्सपेंड कर रहा है, सो दैट उसका जो कंपनी है वो खुद नहीं ग्रो हो रहा है, कंपनी का ग्रोइंग के ऊपर काम नहीं कर रहा था। इसके ऊपर ध्यान देना है आपको। लेकिन इन्फोसिस के केस में प्लेस परसेंटेज जीरो है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। उसका बाद ये वाला हो गया, 2 नंबर पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। और तीसरा चीज़ है बैलेंस शीट स्टडी, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम लोग चलते हैं। बैलेंस शीट में भी ये वाला थोड़ा सा जिक्र मैं करूँगा डेप्थ का, ठीक है। आप लोग देखोगे जैसे कि यहाँ पे अगर नीचे जाओगे screener.com के, screener.in, सॉरी, इंडिया का .in एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोइंग, यहाँ पे पूरा लास्ट 10 साल का, 10-12 साल का आपको डेटाबेस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो इसका ये डेटाबेस से आप लोग पूरा उसका जो भी समरी है वो निकाल सकते हो, ठीक है। और सबसे बैलेंस शीट में क्या क्या देखना है, बेसिक थिंग जो नया इन्वेस्टर के लिए, नया बिगनर्स के लिए मैं वो बता रहा हूँ। आपको देखना है कि रिजर्व्स जो है, रिजर्व्स बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि जितना रिजर्व्स होगा, रिजर्व्स पे पैसा जितना होगा, मतलब कैश सेविंग में जितना होगा, उतना वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, उतना लिक्विडिटी उसका रहेगा, उतना अच्छे से एक्सपेंड कर पाएगा, और उतना अच्छे से मतलब इन्वेस्टर लोग को डिविडेंड दे पाएगा, ठीक है। तो रिजर्व्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोग को। और इस इन्फोसिस के केस में थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, बढ़ा भी है, आप देख पाओगे अभी 63,328 करोड़ का रिजर्व्स है। तो ये कहीं पे भी यूज कर सकता है, चाहे वो डिविडेंड दे सकता है, चाहे वो एक्सपांड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आज पर दैट जो बोरोइंग्स है, 3 नंबर पॉइंट जो है, तो यहाँ पे थोड़ा देखिए। तो बोरोइंग जो है वो उस हिसाब से घटना चाहिए, ठीक है ना, घटना चाहिए। और इसमें आपका जैसे कि यहाँ पे तो 0 था ही, लेकिन मार्च 2020 में क्या हुआ, ये थोड़ा बढ़ गया, 4,633 करोड़। ये 4,633 करोड़ याद है कहाँ से हम लोग निकाले थे? थोड़ा सा मैं ऊपर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में। ये देखिए 4,633 करोड़ का डेप्ट है, ठीक है। तो 4,633 करोड़ का जो डेप्ट है वो कितना सेफ है, अगर हम लोग को जानना है, हम लोग चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ठीक है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नेक्स्ट वाला, ये वाला जो पॉइंट पे हम लोग चलेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बोरिंग्स यही वाला चीज़ देखना है। और लियाबिलिटीज एंड असेट तो ये वाला बैलेंस होगा, बिकॉज इट्स ए बैलेंस शीट, राइट। जैसे 91,800 करोड़, 91,800 करोड़, ये दोनों सेम होगा तब जाके इसको, इसीलिए इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। तो ये आपको लगभग सेम मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ हम लोग को देखना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस और बोरोइंग्स, ये दोनों में हम लोग को काम करना है अभी के लिए, फॉर द बिगनर्स, ठीक है। इतना ही देखोगे तो अभी तक का काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो जब देखेंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा। तो बैलेंस शीट का कुल मिलाकर बात इतना ही था। और हम लोग चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हम लोग के लिए सीखने के क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऊपर में है। तो यहाँ पे जो 4,633 करोड़ यहाँ पे बैलेंस शीट से हम लोग निकाले, इसका जो लोन है वो कितना सेफ है जानने के लिए हम लोग चलेंगे कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे सीधा चलेंगे नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 16,594 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। बट इसमें क्या है कि थोड़ा मतलब इसका 1/4 जो है लोन अमाउंट है, मतलब आराम से कंपनी चुका पाएगा, वो पेमेंट कर पाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इट्स ए सेफ, राइट। तो अगर ऐसा होता है कि 16,594 करोड़ का प्रॉफिट होता, बस 50,000 करोड़ का बोरोइंग्स होता, तो दिक्कत की बात रहता, ठीक है ना। क्योंकि कोई 16 रुपये कमा रहा है और 50 रुपये खर्चा कर रहा है, तो दिक्कत की बात है कि नहीं, राइट। तो इसमें यहाँ पे जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कंसिस्टेंटली रहना चाहिए, कंसिस्टेंटली बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ेगा तो अच्छा है, वरना कंसिस्टेंटली रहने से भी अच्छा है, ठीक है ना।
और आपका जो नेट प्रॉफिट जो होता है वो भी कम उसी हिसाब से आपका बढ़ना चाहिए। लास्ट ये तो आपको लास्ट 12 साल का एट ए टाइम डेटा पॉइंट मिल जाता है, कभी कभी कहीं पे 5 साल का मिलता है, कहीं पे 7 साल का मिलता है। बट मैं screener.com इसीलिए मैं फॉलो करता हूँ बिकॉज यहाँ पे लंबा टाइम फ्रेम में हम लोग को डेटाबेस मिल जाता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का ऊपर बात हो गया। और डिविडेंड पे आउट भी आपको यहीं पे दिख जाएगा। तो डिविडेंड पे आउट वाला हम लोग का 5 नंबर वाला सेशन में है, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात है नहीं। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला सेशन समझ में आया होगा। छोटा सा ही था बट इसमें क्या है ना, थोड़ा जो जो टर्म है, बेसिक टर्म है जो आप लोग को समझ में आना चाहिए वो मैं समझा दिया हूँ। कोई भी सुझाव हो और कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो उसके ऊपर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सपोज़ आप एक दूसरा कंपनी को लेके एक बार स्टडी करो, उसमें कहाँ पे वो अगर आप पोजीशन लेने के लिए आप डिसीजन लिए कि नहीं लिए एक बार भी लिख देना। अगर क्यों लिए, अगर क्यों नहीं लिए, वो आप लोग को खुद को समझ में आ जाना चाहिए। अगर कहीं पे डाउट हो तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। तो 4 नंबर लेसन का जो पहला पार्ट था यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। तो बहुत जल्दी कल या परसों के बीच में मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपलोड कर लूँ सेकेंड वाला, राइट। मेरे को अभी इजाज़त दीजिए सेकंड वाला जो इसका पार्ट बनाने के लिए। और तब तक के लिए आपका ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।